Jai Hind to all of you. I am Prabhakar Pratap Singh, Faculty of GS at Brigadier Pratap Defence Academy. डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, जैसा आप सभी को पता है कि वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस शुरू हो चुकी है। 9 सितंबर को अगर हम बात करें, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्ट होने हैं। हम बात करें इससे पहले जगदीप धनखड़ ने अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था आर्टिकल 67A का हवाला देते हुए, और काफी विवादों भरा ये वाइस प्रेसिडेंट का पद रहा है हाल फिलहाल के दिनों में। तो जाहिर सी बात है यूपीएससी भी इस बार वाइस प्रेसिडेंट से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करें 14 सितंबर को एनडीए सेकंड और सीडीएस सेकंड के एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है, और ये घटना अगर हम बात करें जुलाई की, जब वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, तो जाहिर सी बात है कि ये आपके एनडीए सेकंड और सीडीएस सेकंड के एग्जामिनेशन में कवर किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अगर हम बात करें तो हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कवर करने वाले हैं। सबसे पहली बात मैं ये आपको बता दूं कि भाई रेस शुरू हो चुकी है वाइस प्रेसिडेंट की। एक तरीके से हम कहें कि ये दूसरी मूवी साउथ की शुरू हो रही है जिसका नाम RRR ही है। अगर हम बात करें, पहली भी हमारी मूवी एक आ चुकी है RRR, जिसने वर्ल्ड ओवर बहुत ज्यादा कमाई की थी, मगर इस बार जो RRR है उसका फुल फॉर्म क्या है? R से रेड्डी, B सुदर्शन रेड्डी, जिसको इंडिया ब्लॉक ने अपना वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाया है, आंध्र प्रदेश से हैं। इंडिया ब्लॉक मतलब इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। इस ब्लॉक को लीड करती है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसको लीड करती है। तो इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है बी सुदर्शन रेड्डी को, तो रेड्डी से आर निकाल लिया गया, और एनडीए दैट मींस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी लेड, मतलब बीजेपी इसमें प्रमुख पार्टी है और बाकी सहायक पार्टियां जैसे टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड। तो इन्होंने अपना वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़ा किया है उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन, और सीपी राधाकृष्णन अगर हम बात करें तमिलनाडु से हैं, और क्योंकि आर से राधाकृष्णन होता है तो आर से राधाकृष्णन हो गया, और ये रेस शुरू हो चुकी है वाइस प्रेसिडेंट की। अभी ये इलेक्शन बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सही दिमाग लगाया है। बीजेपी ने अगर हम बात करें सीपी राधाकृष्णन को खड़ा करके एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है। कैसे? अगर हम बात करें, सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, और तमिलनाडु में जो रूलिंग पार्टी है इस समय अगर हम बात करें तो डीएमके है, एमके स्टालिन इस समय चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, और वो कांग्रेस के सहायक वाले मतलब इंडिया अलायंस के पार्ट हैं। अब इन्होंने कैंडिडेट इसलिए खड़ा किया तमिलनाडु से ताकि डीएमके कंफ्यूज हो जाए कि वोट किसको देना है। मगर यहां इंडिया ब्लॉक भी कमजोर नहीं है, इंडिया ब्लॉक ने भी अपना गेम खेल दिया। इंडिया ब्लॉक ने किसको खड़ा कर दिया? बी सुदर्शन रेड्डी को, और बी सुदर्शन रेड्डी कौन से राज्य से आते हैं? आंध्र प्रदेश से आते हैं। आंध्र प्रदेश अगर हम बात करें तो भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, दैट मींस एनडीए की सहयोगी पार्टी है। 2024 का जो इलेक्शन हमारा कंडक्ट हुआ, जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हुए 18वीं लोकसभा के लिए, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की कुल सीटें 240 हैं, और जबकि सरकार बनाने के लिए कुल मिला के 272 सीटें चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी 272 तक कैसे पहुंच पाई? तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान वाली अगर हम बात करें, वो पार्टियां मिला के अगर हम बात करें 272 तक पहुंचे हैं। तो इन्होंने भी गेम खेल दिया कि भाई अब टीडीपी कंफ्यूज हो जाएगी कि भैया बंदा हमारा आंध्र प्रदेश से है तो हम वोट किसको करें? बीजेपी को करें, बीजेपी के कैंडिडेट को, कि कांग्रेस के कैंडिडेट को खड़ा करें, जिताएं। तो ये बड़ा दिलचस्प केस हो गया। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा, मगर अब हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे
अब मैं न्यूज एंकर की तरह बात नहीं करने वाला हूं। अगर हम बात करें, अब हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट को फुल ऑन कवर किया जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, उसका ओथ एंड अफर्मेशन उसको कौन दिलवाता है, अगर उसकी सीट खाली हुई तो फिल कैसे होगी, इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है, इलेक्शन कैसे कंडक्ट होता है, इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, वाइस प्रेसिडेंट के पावर और फंक्शंस क्या क्या हैं, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको किसी भी अदर चैनल में इन डेप्थ एनालिसिस वाइस प्रेसिडेंट के बारे में इतना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम शुरू से शुरू कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का पार्ट 5, अगर हम बात करें भारतीय संविधान में कुल मिला के 22 पार्ट हैं, तो पार्ट 5 जो है वो किससे डील करता है। पार्ट 5 अगर हम बात करें, इसमें जो आर्टिकल्स कवर होते हैं, ये आर्टिकल कवर होते हैं आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक। कहां तक? आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक आपका कवर होता है किसमें? पार्ट 5 में। और पार्ट 5 किससे डील करता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। किससे डील करता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव मीन्स हिंदी में अगर हम इसे बोले तो संघीय कार्यपालिका से डील करता है। किससे डील करता है? संघीय कार्यपालिका से डील करता है, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें यूनियन एग्जीक्यूटिव का कौन कौन पार्ट है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले कौन आता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट। कौन? भारत का राष्ट्रपति। नंबर 2 पे अगर हम बात करें, वाइस प्रेसिडेंट आता है। कौन आता है? वाइस प्रेसिडेंट आता है, भारत का उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट के बाद अगर हम बात करें, हमारा आता है प्राइम मिनिस्टर। कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर, दैट मीन्स भारत का प्रधानमंत्री। नंबर 4 पे आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कौन आते हैं? नंबर 4 पे आते हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट मीन्स मंत्री परिषद। मोदी सरकार में अगर हम बात करें, कुल मिला के 60+ मंत्री हैं, जबकि कुल मिला के जो मंत्री हो सकते हैं वो 82 मंत्री हो सकते हैं, 15% ऑफ द लोकसभा। और अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाद आ जाता है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन आता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स भारत का महान्यायवादी। कौन? भारत का महान्यायवादी। तो ये अगर हम बात करें यूनियन एग्जीक्यूटिव को फॉर्म करते हैं। किसको फॉर्म करते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव को फॉर्म करते हैं। अब देखिए, कोई भी जो डेमोक्रेटिक सेटअप है या डेमोक्रेटिक नेशन है, वो किससे चलता है? संविधान से चलता है। किससे चलता है? संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। और यही संविधान अगर हम बात करें, इसके अंदर 3 मेजर पिलर्स होते हैं जिससे एक डेमोक्रेटिक सेटअप चलता है। पहला होता है लेजिस्लेचर। क्या होता है? पहला होता है लेजिस्लेचर। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। क्या? दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। और तीसरा होता है जुडिशरी। क्या होता है? तीसरा होता है जुडिशरी। अगर हम बात करें, अगर हम इसे हिंदी में लिखना चाहें, लेजिस्लेचर को हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर को हम विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव को हम कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव को हम कार्यपालिका कहते हैं। और जुडिशरी को अगर हम बात करें, जुडिशरी को हम न्यायपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां पे लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक लॉज। क्या? कानून बनाना। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? लॉ इंप्लीमेंटेशन। जो कानून बनाया गया है उन कानूनों का पालन करवाना, ग्राउंड स्तर पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। कार्यपालिका, दैट मीन्स कार्यों का पालन करवाता है। ये विधायिका, दैट मीन्स विधान बनाता है। क्या बनाता है? विधान बनाता है, कानून बनाता है, ठीक है। और न्यायपालिका, न्यायपालिका फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायपालिका का ये काम है कि जो कानून पास किया गया है क्या वो संवैधानिक दायरे में है कि नहीं है। अगर संवैधानिक दायरे में नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, हम बात कर रहे हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव।
ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें यही सिमिलर सेटअप तो आपका राज्यों में भी है ना। राज्य की अपनी विधायिका है, राज्य की अपनी कार्यपालिका है और राज्य की अपनी न्यायपालिका है। मगर हम संघीय कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स केंद्र स्तर पे जो है, जो देश को चलाते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए हम बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं ताकि चीजें आपको समझ में आए। तो अगर हम बात करें, अब हमारा आज का जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो है वाइस प्रेसिडेंट से लेकर। तो अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस, दैट इसे कहते हैं ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस के तहत अगर हम बात करें, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देश का दूसरा सबसे बड़ा पद है। राष्ट्रपति के बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे अगर जो सबसे बड़ा पद है वो उपराष्ट्रपति का है। ये किसमें बताया गया, ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस, जो होम मिनिस्ट्री जारी करती है। कौन जारी करती है, मतलब ये लिस्ट बनाई जाती है और इस लिस्ट के माध्यम से अगर हम बात करें बताया जाता है कि भाई भारत में कौन सा पद बड़ा है और कौन सा पद छोटा है। अब आप कहेंगे सर भारतीय संविधान आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी लोग बराबर हैं, तो फिर ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हमारे इक्वलिटी की राइट को वायलेट नहीं करता है। नहीं, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इसलिए रिलीज किया जाता है ताकि जो ऑफिशियल सेरेमनीज हैं उसमें सीटिंग अरेंजमेंट बिठाया जा सके। जैसे अभी 15 अगस्त हुआ, अब 15 अगस्त में आप कहोगे कि सभी हमारे यहाँ सभी को बराबरी का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी सर आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और सबसे आगे सीट लगी हुई है, पता लगा प्रेसिडेंट की जगह आप जाके खचैक से बैठ गए और प्रेसिडेंट पीछे बैठ रहा है। ऐसे नहीं चलेगा ना महाराज। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इसीलिए बनाया जाता है ताकि ऑफिशियल सेरेमनीज के दौरान सीटिंग अरेंजमेंट को बिठाया जा सके। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में जो सबसे बड़ा पद है वो है आपका क्या, प्रेसिडेंट। भारत का राष्ट्रपति ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सबसे टॉप पे आता है। इसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का प्रथम नागरिक। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में दूसरा जो पद आता है वो वाइस प्रेसिडेंट का है। किसका है, वाइस प्रेसिडेंट का है। फिर इसके बाद प्राइम मिनिस्टर आता है। कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है। प्राइम मिनिस्टर के बाद गवर्नर्स ऑफ द स्टेट आते हैं। कौन आता है, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। सभी राज्यों के राज्यपाल आते हैं। सभी राज्यों के राज्यपाल के बाद अगर हम बात करें आपका डिप्टी पीएम आ जाएगा। कौन आ जाएगा, डिप्टी पीएम आ जाएगा। और नंबर 6वें पे अगर हम बात करें स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्या, स्पीकर ऑफ लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। इस तरीके से लिस्ट बड़ी लंबी। आप मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताएंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में कौन सी रैंक पे आते हैं। ठीक है, कौन से नंबर पे आते हैं। भारतीय थल सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में कौन से नंबर पे आते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताएंगे। मगर हमको यहाँ पे क्या देखना है, हमको यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ टारगेट करना है, क्योंकि आज हम वाइस प्रेसिडेंट को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि जैसा कि आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव कवर हो रहा है, तो प्रेसिडेंट के लिए जो आर्टिकल्स हैं, प्रेसिडेंट के लिए जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 61 तक है। ठीक है, मगर वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो आर्टिकल्स हैं वो आपके आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल 71 तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कवर करता है। किसको कवर करता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कवर करता है। तो चलिए अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एलेबरेट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन कौन से आर्टिकल में कवर होता है भारतीय संविधान के,
अगर हम बात करें आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल 71 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारा कवर होता है। ठीक है, चलिए अब मैंने पहली बात आपको कर दी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी कहां पे आता है। अब हम सब इससे पहले कि इलेक्शन में आए और क्योंकि दिलचस्पी आपकी बड़ी बनी होगी कि इलेक्शन कैसे होता है, मगर उससे पहले हम बहुत सारी चीजों की बात करेंगे। सबसे पहली चीज हम देखते हैं भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, योग्यता क्या है, कौन कौन खड़ा हो सकता है भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहली जो योग्यता है कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। किसका नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। ये नहीं कि किसी अन्य देश का नागरिक आके भारत पे क्योंकि सबसे नंबर 2 का संवैधानिक पद है, तो जाहिर सी बात है इंडियन नेशनल इसके लिए खड़ा हो सकता है। अब सवाल यहां पे एक और यूपीएससी पूछ सकता है आपसे कि भाई जो राष्ट्रीयता है, हमको नेशनलिटी, हमारी सिटीजनशिप है, नागरिकता, वो 5 आधार पे मिलती है। भारतीय संविधान आर्टिकल 5 से लेके 11 तक में आपने देखा है, बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय टेरिटोरियल एक्विजिशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय डिसेंट। तो सवाल ये उठता है क्या किसी ने अगर नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से भारत की नागरिकता ली है तो वो क्या उपराष्ट्रपति के पद के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? जैसे अगर हम बात करें सोनिया गांधी पहले इटालियन नेशनल थी ना, नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली। अब क्या सोनिया गांधी भारत के राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकती हैं? तो जवाब है यस, सोनिया गांधी भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकती है। क्यों लड़ सकती हैं? क्योंकि इसमें डिफाइन नहीं किया गया है कि आपको नागरिक जो होना चाहिए वो इसी आधार पे होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहली बात आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए, क्या न्यूनतम आयु, मिनिमम एज आपकी 35 साल होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। तीसरी बात अगर हम बात करें इसकी क्वालिफिकेशन है ही मस्ट बी एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा का मेंबर बनने की, सदस्य बनने की इसके पास पात्रता होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 साल, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 साल। तो राज्यसभा का सदस्य बनने की एलिजिबिलिटी इसके अंदर होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सिर्फ क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और राज्यसभा की एलिजिबिलिटी ही क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे भारतीय संविधान आर्टिकल 64 बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, इसीलिए राज्यसभा की एलिजिबिलिटी चाहिए। अगर यहीं पे प्रेसिडेंट होता तो लोकसभा की एलिजिबिलिटी होती। किसकी एलिजिबिलिटी होती? लोकसभा की एलिजिबिलिटी होती। तो ये याद रखिएगा, राज्यसभा का मेंबर या लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, राज्यसभा की एलिजिबिलिटी को फुलफिल करना चाहिए। हालांकि यहां लोकसभा से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, नंबर 4 पे अगर हम बात करें, इसके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए मान्यवर। ठीक है, अगर हम बात करें लाभ का पद, वो कौन सा होता है? लाभ के पद वो होते हैं जिनमें आपको सैलरी, इनकम जनरेट होती है। तो अगर आप ऑलरेडी किसी सरकारी पद पे है तो आप उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते, उसके लिए पहले आपको उस पद से इस्तीफा देना होगा। ठीक है, हालांकि इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या क्या है? अगर आप राज्यसभा के मेंबर हैं
अगर आप लोकसभा के मेंबर हैं या किसी राज्य के गवर्नर हैं, क्या है, राज्य के गवर्नर है या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आप अपने पद पे रहते हुए लड़ सकते हैं चुनाव। मगर जैसे ही आप उपराष्ट्रपति बन गए, आपको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। जैसे अगर हम बात करें जगदीप धनखड़, में भी वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे जब उन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, मतलब पद पे रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा था, मगर जैसे ही चुनाव जीत गए उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। अब इसी तरीके से सीपी राधाकृष्णन को देख लीजिए, इस समय महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, अपने पद पे रहते हुए वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर चुनाव जीत जाएंगे तो गवर्नर का पद खाली करना पड़ेगा तुरंत, इमीडिएट इफेक्ट से, जिस दिन वो ऑफिस में आएंगे। अगर चुनाव हार गए तो गवर्नर बने रहेंगे। तो ये एक्सेप्शन भारतीय संविधान देता है। हालांकि नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को फॉलो किया जाना चाहिए, आप किसी सरकारी पद पे नहीं होने चाहिए। ये सरकारी पद हैं तो चलेगा, क्यों चलेगा, संविधान बोल रहा है, तो संविधान जो बोलेगा वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर इस क्वालिफिकेशन को आप फुलफिल करते हैं तो आप भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखते हैं, अब आप एलिजिबल हो गए, अब आपको चुनाव लड़ना है उपराष्ट्रपति का, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस हम देखते हैं। अगर हम बात करें भारतीय संविधान आर्टिकल 66, कौन सा, भारतीय संविधान आर्टिकल 66 में इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि चुनाव में कौन कौन वोट करता है, मतलब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का कौन कौन पार्ट है। पहले हमको बताना पड़ेगा ना कि कौन वोट डालेगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, और इस इलेक्टोरल कॉलेज में के कौन कौन मेंबर्स हैं। अगर हम बात करें, इसके मेंबर्स हैं इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के निर्वाचित एवं नामांकित सदस्य। अगर हम बात करें, हमारी संसद 3 लोगों से मिलकर बनी है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। इन तीनों से मिलकर हमारा क्या बना है, संसद बना है। क्या बना है, इन तीनों से मिलकर हमारा संसद बना है, पार्लियामेंट बना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा में कुल मिला के हमारी कितनी सीटें हैं, संविधान के मुताबिक हमारी टोटल सीटें हो सकती है 250 राज्यसभा की। मगर राज्यसभा में इस समय सीटें कितनी हैं, राज्यसभा में इस समय सीटें हैं 245। कितनी है, 245। अब इस 245 में अगर हम बात करें तो 245 में 12 राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। और अगर हम बात करें बाकी 245 में से 12 घटा दिए तो आपके बचे 233। 233 इलेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं। चुनाव लड़ना पड़ता है और इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करता है। तो यहां पे हमने क्या लिखा, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, दैट मीन्स 233 प्लस 12 245, ये सारे के सारे राज्यसभा के सदस्य हैं और ये राष्ट्रपति के चुनावों में भाग लेंगे, ये सॉरी उपराष्ट्रपति के चुनावों में भाग लेंगे। राष्ट्रपति का यही चुनाव होता तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते। कौन पार्टिसिपेट करता, इलेक्टेड मेंबर्स। और कौन पार्टिसिपेट करेगा, नेक्स्ट है इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के निर्वाचित एवं नामांकित सदस्य। भारतीय संविधान क्या बोलता है, लोकसभा की कुल मिला के जो संख्या होनी चाहिए कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। मगर लोकसभा में इस समय हमारे पास कितने हैं सीटें, अगर हम बात करें तो लोकसभा में इस समय हमारे पास 543 सीटें हैं। 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए क्या होता है, नॉमिनेशन होता है, मगर वो नॉमिनेशन हटा दिया गया है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, ये 543 जो मेंबर्स हैं ये उपराष्ट्रपति के चुनावों में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या करेंगे,
उपराष्ट्रपति के चुनावों में पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं है, राज्य की विधायिका का कोई रोल नहीं है, वहां के जो एमएलए हैं वो इसमें वोट नहीं करेंगे, जबकि राष्ट्रपति के चुनावों में वो वोट करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स उपराष्ट्रपति के चुनावों में कौन वोट करेगा? सिर्फ एमपीज वोट करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने कहा पार्लियामेंट किससे किससे मिलकर बना है? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट का जो मेंबर होगा उसे क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे। यही पे राज्य में हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और जब उसका मेंबर होता है तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ठीक है, एमएलए। तो यहां पे सिर्फ एमपी वोट करेगा, एमएलए वोट नहीं करेगा। मराठी भाषा में एमपी को खासदार कहते हैं। सांसद खास होता है, बहुत कम होते हैं, इसलिए खासदार। और एमएलए को आमदार कहते हैं। क्या कहते हैं? आमदार। चलिए, तो ये आपको इलेक्टोरल कॉलेज दिख गया कि उपराष्ट्रपति के चुनावों में कौन कौन वोट डाले। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा में अब बीजेपी का वो बहुमत नहीं रहा जो 2024 से पहले बीजेपी के पास था। अगर किसी ने भी क्रॉस वोटिंग की इधर से उधर तो पासा पलट जाएगा, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि जो उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं वो सीक्रेट बैलेट के माध्यम से होते हैं। किसके माध्यम से होते हैं? सीक्रेट बैलेट के माध्यम से। तो पहले हमने बात कर ली कि कौन कौन वोट डालेगा, इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट कौन कौन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे, अब बंदा तैयार है, उसकी क्वालिफिकेशन हमने देख ली, इलेक्टोरल कॉलेज देख लिया, कौन कौन वोट करेगा उपराष्ट्रपति के चुनावों में। अब आगे क्या? अब आगे अगर हम बात करें, कम से कम 20 इनिशिएटर्स और 20 सेकेंडर्स चाहिए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। अगर हम बात करें आपके, मैंने कहा जो संसद बनी है, पार्लियामेंट बना है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना। अब कैंडिडेट आएगा, किसी भी एक सदन में आएगा, या तो राज्यसभा में आएगा या तो लोकसभा में आएगा, और हाथ जोड़ के कहेगा मान्यवर मैं उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए खड़ा हो रहा हूं, कितने लोग मेरे नाम का समर्थन करते हैं। मान लीजिए पहले राज्यसभा में गया, और राज्यसभा में गया और उसने रिक्वेस्ट की, तो कम से कम 20 लोग, कितने लोग? 20 लोग उसके नाम का समर्थन करना चाहिए, उसके नाम के प्रपोजल को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो 20 लोग साइन करके देंगे, फिर वो लोकसभा में जाएगा, फिर कहेगा मान्यवर मैं उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो रहा हूं, फिर 20 लोग लोकसभा से भी साइन करेंगे। तब अगर हम बात करें वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में उसके नाम को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। ऐसा सिस्टम क्यों रखा गया है? ऐसा सिस्टम इसलिए रखा गया है क्योंकि देश की आजादी के बाद जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते थे तो कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा खड़ा हो जाता था चुनाव के लिए। एक ऐसा ही बंदा था जिसका नाम था आया राम गया राम। हर राष्ट्रपति चुनाव में सूट बूट टाई लगा के ऐसे खड़ा हो जाता था, एक वोट भी नहीं मिलता था उसको। तो इसीलिए ऐसे नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करने के लिए, अब देखिए जब यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में चुनाव भी होते हैं तो हर किसी को लगता है कि मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, महामंत्री बन जाऊं, सेक्रेटरी बन जाऊं। तो जिस लड़के को खुद पता है कि उसके साथ खड़ा होने वाला बंदा उसको वोट नहीं देगा, वो भी चुनाव में खड़ा होता है। वो सीरियस कैंडिडेट नहीं है, फालतू में चुनावी प्रक्रिया को थोड़ा जटिल बनाता है और इलेक्शन करवाने वाले का काम बढ़ा देता है। इसीलिए नॉन सीरियस कैंडिडेट को एलिमिनेट करने के लिए 20 इनिशिएटर्स और 20 सेकेंडर्स चाहिए। अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 के तहत ये चुनाव आपके करवाए जाते हैं। ठीक है,
पहले ये संख्या कम थी, अब बढ़ा दी गई है। 20 इनिशिएटर्स चाहिए, 20 सेकेंडर्स चाहिए और कम से कम 15,000 रुपए आपको जमानत के तौर पे रखवाने पड़ेंगे। इसके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत के केंद्रीय बैंक के पास। अगर आप चुनावों में 1/6 वोट नहीं पाए ना महाराज, तो ये 15,000 रुपए आपका जब्त हो जाएगा। आपने आमतौर पे सुना होगा ना कि इसकी जमानत जब्त करवाओ, फालतू में खड़ा हो गया, 2 लोग इसके सपोर्ट में नहीं है, तो इसे कहते हैं जमानत जब्त होना। कि आपने जो 15,000 रुपए रखे आरबीआई के पास उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, वो पैसा आपका जब्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन सबसे पहले देखा जाएगा। क्वालिफिकेशन के बाद इस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। 20 इनिशिएटर्स प्लस 20 सेकेंडर्स, 15,000 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सही सलामत रखना पड़ेगा। ठीक है, 1/6 वोट नहीं पाए तो आपकी जमानत वापस नहीं होगी। अगर 1/6 वोट पा गए तो आपकी जमानत वापस हो जाएगी। कोई भी नॉन सीरियस कैंडिडेट अल्लाह वल्लाह वल्लाह ये सब चुनाव ना लड़े, इस वजह से, क्योंकि एक मर्यादित पोस्ट है जिसको संसद में एक बंदा नहीं जाता, ऐसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा तो इलेक्शन प्रोसेस को टफ बनाएगा। अब हम बात करते हैं और चीजों की बात करते हैं। पहली बात कि भाई चुनाव करवाता कौन है, तो चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर बॉडी है। अभी आपने देखा ये तीनों मेंबर्स सामने आए थे, प्रेस मीडिया ब्रीफिंग की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस समय ज्ञानेश कुमार है और 2 और अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स है। 3 मेंबर बॉडी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये टास्क है कि वो चुनाव करवाता उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सब के चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। मगर पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। उसमें भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो ये हमको पता चल गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करवाता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव करवाता है वो किस तरीके से करवाता है? वो एक मेथड है जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू अ सिंगल ट्रांसफरेबल, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, ये इलेक्शन मेथड है आपका। क्या है? ये इलेक्शन मेथड है। इस इलेक्शन मेथड के तहत अगर हम बात करें, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स के भी चुनाव इसी प्रणाली के थ्रू करवाए जाते हैं। इस प्रणाली को समझिए आखिर क्या होता है। ठीक है, इसको समझाते हैं। अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए, तो ये कौन से सिस्टम के तहत होते हैं? ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। क्या? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। दैट मीन्स जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें ये प्रणाली फॉलो की जाती है। अगर एक एरिया में 100 मेंबर हैं वोट डालने वाले और 4 बंदे खड़े हैं ABCD, एक बंदे को वोट मिला कितना? 15, दूसरे बंदे को कितना वोट मिला? 7, तीसरे को 6, चौथे को 4। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा वोट किसको मिले? 15 वोट A को, तो ये A विनर डिक्लेयर हो जाएगा। इसे कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। मतलब जिसने भी गोल पोस्ट को पहले छू लिया वो जीत गया। हालांकि सिर्फ 15 लोगों ने इसको वोट दिया, क्योंकि ये B वाले से वोट ज्यादा पाए इसलिए जीत गया। मगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये नहीं होता। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। दैट मींस इसमें वोट ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो चुनाव आपके करवाए जाते हैं उपराष्ट्रपति के, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव सीक्रेट बैलेट के माध्यम से करवाए जाते हैं। दैट मींस इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इस्तेमाल नहीं होता, सीक्रेट बैलेट पेपर इस्तेमाल होता है। क्या होता है?
सीक्रेट बैलेट पेपर इस्तेमाल होता है। दैट मीन्स आपने वो खांचा बना देखा होगा, उस खांचे में पर्ची डाली जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ये नहीं होता है चुनाव, ये सीक्रेट बैलेट के माध्यम से होता है। मतलब वहां पे कोई देख नहीं सकता कि आप किसको वोट डालना है, क्योंकि मोदी जी आंखें दिखा देंगे तो आपको सीपी राधाकृष्णन को ही वोट डालना पड़ेगा ना। यहाँ पे पार्टी का विप के खिलाफ जाते हुए भी आप वोट कर सकते, क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि सीक्रेट बैलेट के माध्यम से चुनाव होते हैं। तो ये सीक्रेट बैलेट के माध्यम से जब चुनाव होते हैं तो इसमें एक आपको बैलेट पेपर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, देखिए समझिए, ये आपको एक बैलेट पेपर दिया गया। क्या दिया गया, बैलेट पेपर, मतलब वोट करने के लिए इसमें नाम लिखे होंगे, नाम है A, B, C और D, ठीक है। अब इसमें आपको अपना प्रेफरेंस डालना पड़ेगा। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप B उपराष्ट्रपति का चुनाव जीते, तो B को आपने नंबर 1 दे दिया। फिर आप चाहते हैं कि अगर B नहीं जीता तो हम D को चाहते हैं, ठीक है। तो पहली बार जब वोटों की गिनती होगी तो फर्स्ट नंबर पे जिसका प्रेफरेंस है वो आएगा। मगर इसको एक रिक्वायर्ड कोटा अगर नहीं मिला, इसमें ये नहीं है कि आप 15 वोट पाए 100 में से तो आप जीत गए, नहीं, एक रिक्वायर्ड कोटा चाहिए रहता है। तो भाई इसको जब तक वो कोटा नहीं मिलेगा तब तक ये जीतेगा नहीं। मान लीजिए पहली बार 100 वोट है, 100 वोट में अगर हम बात करें तो ये कितना वोट पाया, पहली बार में 50 वोट पा गया मान लीजिए, मगर 75 वोट पाना जरूरी है, एक कोटा निर्धारित है। अब ये 25 कम रह गया, अब क्या करें, दोबारा चुनाव करवाने पड़ेंगे। फिर दोबारा नहीं पाया तो फिर दोबारा चुनाव, ऐसे तो करवाते रहेंगे, फंस जाएंगे। इसीलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, तो मतलब वोट्स ट्रांसफर करेंगे। तो पहली बार में जब काउंटिंग होगी तो फर्स्ट नंबर के प्रेफरेंस वाले को रखा जाएगा, सेकंड और थर्ड, और फोर्थ नंबर जिसको सबसे ज्यादा मिला इसको एलिमिनेट कर देंगे और इसके वोट ट्रांसफर करेंगे। और वोट तब तक ट्रांसफर करेंगे जब तक किसी एक कैंडिडेट को एक रिक्वायर्ड कोटा नहीं मिल जाता। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। तो यहां फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू चुनाव नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। जैसे ही एक किसी को निर्धारित वोट मिल गया, कोटा मिल गया, वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएगा, और वाइस प्रेसिडेंट जब इलेक्ट हो जाएगा तो उसको अपॉइंट कौन करेगा, उसको अपॉइंट करेगा या उसको शपथ कौन दिलवाएगा, प्रेसिडेंट शपथ दिलवाएगा। कौन शपथ दिलवाएगा, प्रेसिडेंट शपथ दिलवाएगा, ठीक है। अगर वो इस्तीफा भी देगा तो किसको देगा, प्रेसिडेंट को इस्तीफा देगा। रिजाइन भी करेगा तो किसको करेगा, प्रेसिडेंट को रिजाइन करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट सबसे बड़ा पद है, ठीक है। तो ये चीज अगर हम बात करें भारतीय संविधान के आर्टिकल 69 में ओथ एंड एफर्मेशन लिखा गया, शपथ लेता है, दो चीजों की शपथ लेता है, आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और दूसरा अगर हम बात करें आई विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो आर्टिकल 69 में ओथ की बात की गई है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, और रिजाइन करना हो तो किसको करेगा, उपराष्ट्रपति को करेगा। अब देखिए, अब उपराष्ट्रपति आ गया अपने पद पे, वाइस प्रेसिडेंट अपने पद पे आ गया। अब सवाल उठता है कि वाइस प्रेसिडेंट जब अपने पद पे आ गया तो इसका जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, टर्म कितने साल का होगा। तो उपराष्ट्रपति का जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है। कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। तो पूरे 5 साल तक उपराष्ट्रपति रहेगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है, इट इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ
यूएस प्रेसिडेंट, यूएस वाइस प्रेसिडेंट। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरह ही भारत का उपराष्ट्रपति का पद होता है। हमने अमेरिका से इस चीज को कॉपी किया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो जैसे इंडिया में, अमेरिका में जो उनका संसद मिलके बना हुआ है, वो संसद किससे मिलके बना हुआ है? वो संसद आपका मिलके बना हुआ है सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। अमेरिका का संसद इनसे मिलके बना हुआ है, ठीक है, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सीनेट अगर हम बात करें इंडिया के केस में ये राज्यसभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडिया के केस में ये राज्यसभा हो जाएगा और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा हो जाएगा। तो अमेरिका में ये सिस्टम है कि सीनेट का जो चेयरपर्सन होगा वो वाइस प्रेसिडेंट होगा। कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट होगा। दैट मीन्स जेडी वांस। जेडी वांस इस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। तो जाहिर सी बात है जेडी वांस ही सीनेट के अध्यक्ष भी होंगे। उसी तरीके से हमने इंडिया में रखा है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का चेयरपर्सन होगा। क्या होगा? वही राज्यसभा का चेयरपर्सन होगा। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। आर्टिकल 64 बोलता है। अमेरिका की तरह हमने इसको कॉपी किया, ठीक है, क्योंकि आप देखिए वाइस प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है जब तक प्रेसिडेंट अपनी गद्दी पे है। जब तक राष्ट्रपति अपनी गद्दी पे है तो उपराष्ट्रपति का कोई काम है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कब बनता है? कैजुअल वैकेंसीज में अगर हम देखें, या तो राष्ट्रपति मर गया या राष्ट्रपति ने रिजाइन कर दिया, मर गया या रिजाइन कर दिया। ऐसे केसेस अराइज हो सकते हैं जिसमें उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे बैठेगा। मगर ये केसेस क्या डेली डेली होते हैं? बहुत रेयर ही होता है कि जब किसी राष्ट्रपति का निधन होता है या वो रिजाइन देता है। दो ही राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं हमारे देश के हु डाइड व्हाइल इन ऑफिस, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद। तो भाई उपराष्ट्रपति को क्या बिठा के सैलरी दोगे? नहीं, खजाने खाली हो जाएंगे। इसीलिए अगर हम बात करें, उपराष्ट्रपति को रखा गया है कि जब राष्ट्रपति ना रहे तब, इमरजेंसी कंडीशन में, तब तक उपराष्ट्रपति बिठा हुआ तो क्या करेंगे? हम उसको राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी देंगे। किसकी सैलरी देंगे? राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी देंगे, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात अगर हम बात करें, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, अब मान लीजिए 5 साल का उसका कार्यकाल होता है, मगर 2.5 साल के अंदर ही उपराष्ट्रपति का निधन हो गया। 2.5 साल के अंदर ही उपराष्ट्रपति का निधन हो गया या कुछ भी हो गया, तो भाई उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया। तो उपराष्ट्रपति के पद पे कौन आएगा? नए चुनाव कंडक्ट होंगे। क्या कंडक्ट होंगे? नए चुनाव कंडक्ट होंगे। मगर उसके मरने की वजह से कौन सा पद खाली हो गया? राज्यसभा के चेयरमैन का। तो राज्यसभा का चेयरमैन का पद तब तक कौन संभालेगा जब तक इलेक्शन कंडक्ट नहीं होते? राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन। कौन? राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन। जैसे अभी जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो हरिवंश नारायण जो भी हैं वो डिप्टी चेयरमैन है, वो गद्दी संभाल। एक बात ये। दूसरी बात, अब जैसे अमेरिका में है, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है। कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। अब मान लीजिए अमेरिका का राष्ट्रपति 2 साल में ही मर गया, तो कौन आ जाएगा गद्दी पे? वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा। कितने टर्म के लिए? 2 साल के लिए। वो उस पूरे टर्म को कंप्लीट करेगा जो प्रेसिडेंट कंप्लीट नहीं कर पाया। मगर इंडिया में ये केस नहीं है। इंडिया में राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए होता है। अगर 2.5 साल बाद प्रेसिडेंट मर गया तो जो वाइस प्रेसिडेंट गद्दी पे आएगा वो वाइस प्रेसिडेंट बाकी बचे हुए 2.5 साल नहीं कंप्लीट करेगा। वो वाइस प्रेसिडेंट फुल, अगर हम वो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा? वो वाइस प्रेसिडेंट अगर हम बात करें सिर्फ 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रहेगा और 6 महीने के अंदर
नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। 6 महीने के अंदर क्या होगा? नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट और इंडियन वाइस प्रेसिडेंट में यही डिफरेंस है कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट फुल टर्म को कंप्लीट करता है, जो उसका प्रेसिडेंट नहीं कर पाया, जबकि इंडियन वाइस प्रेसिडेंट में यह है कि सिर्फ 6 महीने के लिए आप प्रेसिडेंट रहेंगे और 6 महीने के भीतर ही आपको इलेक्शन कमीशन को नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट करवाने होंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ तथ्य। आप अगर हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट का पद किन किन समय पे खाली हो सकता है, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट की वैकेंसी किन किन समयों पे आ सकती है। अगर ये मर गया, इफ ही डाइज, अगर राष्ट्रपति मर गया तभी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की गद्दी पे बैठेगा। ठीक है, आर्टिकल 65 भारतीय संविधान कैजुअल वैकेंसीज की बात करता है कि मतलब राष्ट्रपति का जो पद है वो कौन कौन सी कैजुअल वैकेंसीज में खाली होगा, और खाली होगा तो उसको भरा कैसे जाएगा। और आर्टिकल 60 में अगर आर्टिकल 70 में अगर हम बात करें तो आपके कंटिंजेंसी दैट मीन्स इमरजेंसी के समय अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है, इमरजेंसी मतलब कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ठीक है, तो कैजुअल वैकेंसीज के समय या तो राष्ट्रपति मर जाए तब वो पद खाली होगा, तब उपराष्ट्रपति उसकी गद्दी पे आएगा। दूसरी बात अगर हम बात करें, इफ ही रिजाइंस, अगर वो रिजाइन कर देता है, इस्तीफा दे देता है, तब भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की गद्दी पे आएगा। ठीक है, मरने वाला अगर हम प्रकरण देखें, मर गया, जैसे अगर हम बात करें 1967 से लेके 1969 तक देश को पहला अपना मुस्लिम राष्ट्रपति मिला जिनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हुई तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी, कौन? वीवी गिरी देश के उपराष्ट्रपति बने। क्या बने? देश के उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने। और जब वीवी गिरी देश के राष्ट्रपति बने तो अब ये राष्ट्रपति कितने समय के लिए रहेंगे? ये राष्ट्रपति रहेंगे 6 महीने के लिए, क्योंकि भारतीय संविधान बोलता है 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। अब वीवी गिरी के मन में आया कि मुझे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहिए, तो वीवी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। तब अगर हम बात करें मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो राष्ट्रपति बनाया गया और फाइनली जाके वीवी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए और वीवी गिरी राष्ट्रपति बने। क्या बने? राष्ट्रपति बने। इसी तरीके से जब फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ हुई 1977 में, तो बीडी जाटी उस समय उपराष्ट्रपति थे, तो बीडी जाटी राष्ट्रपति बने। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, और क्योंकि 6 महीने के अंदर चुनाव होना। अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है उस केस में भी वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर करेगा। और किन चीजों में प्रेसिडेंट का पद खाली हो सकता है? बाकी इमरजेंसीज में भी हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी। जैसे अगर हम बात करें, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले जो राष्ट्रपति हमारे हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रशिया के दौरे पे थे 15 दिन के लिए, तो देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उनकी गद्दी संभाली थी, क्योंकि 15 दिन तक देश से दूर रहना एक राष्ट्रपति के लिए सेफ नहीं है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि कोई भी बिल, एक्ट तब बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है। इसीलिए लंबे समय तक अगर वो गायब रहेगा तो वाइस प्रेसिडेंट को वो जिम्मेदारी दे सकता है कि वो प्रेसिडेंट की भूमिका निभाए। अब जैसे आप देखिए, जब इंदिरा गांधी का निधन हुआ, इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया गया, दो एसोसिनेटर्स थे, सतवंत सिंह और बियान सिंह ने इंदिरा गांधी को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मारी।
इंदिरा गांधी को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली ले जाया गया। इंदिरा गांधी की मौत को रिवील नहीं किया गया, सबको पता था मर गई, इतनी गोलियां लगी है, मगर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने ये कहा कि अभी ऑपरेट कर रहे हैं, चांसेस हैं इंदिरा गांधी के बचने के। ये काम इसलिए किया गया ताकि पाकिस्तान को मौका न मिल जाए भारत पे अटैक करने का, क्योंकि इंदिरा गांधी एम्स में भर्ती और हमारे प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह उस समय अफ्रीका के दौरे पे थे। तब इस समय पंडित नेहरू के चाचा ने बोला कि क्या नाम था इनका, अरुण नेहरू, ये आपके राजीव गांधी के चाचा थे। तो अरुण नेहरू ने ये बात बोली कि भाई राजीव गांधी को तुरंत शपथ दिलवा देनी चाहिए, मगर शपथ किससे दिलवाएं? सवाल ये उठा, बोले उपराष्ट्रपति से। राष्ट्रपति तो भाई दौरे पे है अफ्रीका के। तो राजीव गांधी ने इस चीज को कंफर्म किया कि पहले कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना आए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को बुला के राय लिया। तो संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि राष्ट्रपति 1-2 दिन के लिए बाहर गया है तो उपराष्ट्रपति ये काम कर सकता है। लंबे समय के लिए गया तब समझ में आता है, आर्टिकल 70 कोई बड़ी इमरजेंसी, मगर राष्ट्रपति को पहुंचने में 2-3 दिन का समय लगना था। इसीलिए राजीव गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह के आने का इंतजार किया और ज्ञानी जैल सिंह आए और राजीव गांधी को शपथ दिलवाई गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज होती है। अब अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना हो तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाएं? तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो उसके लिए कोई आधार नहीं चाहिए, कोई ग्राउंड नहीं चाहिए। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो ग्राउंड है वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान का उल्लंघन, जबकि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई ग्राउंड्स नहीं दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहली बात तो रेजोल्यूशन आपका राज्यसभा में आना चाहिए, क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। किसका पदेन अध्यक्ष है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। तो रेजोल्यूशन उसको हटाने का कहां पे आना चाहिए? राज्यसभा में आना चाहिए और इफेक्टिव मेजॉरिटी से उसको पास किया जाना चाहिए। कौन सी मेजॉरिटी से? इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास किया जाना चाहिए। मतलब उस समय नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो हाफ होगा उतना। फिर यही आपका लोकसभा में मान्य होना चाहिए और लोकसभा भी इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगा। किससे पास करेगा? सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगा। मगर इसके खिलाफ रेजोल्यूशन लाने से पहले 14 दिन का प्रायर नोटिस दिया जाना जरूरी है वाइस प्रेसिडेंट को। कितने दिन का? 14 दिन का प्रायर नोटिस दिया जाना जरूरी है। 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को बताया जाएगा कि आपके खिलाफ रिमूवल मोशन लाया जा रहा है, रेजोल्यूशन लाया जा रहा है। तो इस तरीके से आप उस उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनावों में कोई धांधली हुई है अगर आपको लगता है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 71 बोलता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद में अगर कोई चुनावों में धांधली होती है तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है, आर्टिकल 71। ठीक है, तो इसमें मेन आर्टिकल्स आपको याद रखने जरूरी है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसमें आर्टिकल 63 है, आर्टिकल 64 है, आर्टिकल 65 है, आर्टिकल 66 है, आर्टिकल 69 है, आर्टिकल 70 है, आर्टिकल 71 है। ठीक है, आर्टिकल 63 क्या बोलता है? देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 64 क्या बोलता है?